हेलो एशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, जेईई एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका वेलकम है। डिस्कस करेंगे आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। राइट, टॉपिक एसएचएम, इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम। इन सारे टॉपिक्स में जो 18 से 24 के बीच में हमारे पास आईआईटी में क्वेश्चन आए थे वो सारे आज डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। राइट, और देखो, जब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन हम यहां डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि नहीं, ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं हो सकता। राइट, रीजन, क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं। राइट, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर खुद भी प्रैक्टिस करना है, जिससे आप भी इन कॉन्सेप्ट्स को उतना ही इजीली अप्लाई कर पाए जितना इजीली हम क्लास में अप्लाई करते। राइट, तो स्टार्ट करते। आज का टॉपिक इंपल्स, एंगुलर लीनियर मोमेंटम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। Yes, question number 1 is on your screen. 2023 paper 1 का ये क्वेश्चन है। A slide with a frictionless curved surface which becomes horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h. बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 3h और एक स्लाइड इसके ऊपर फिक्स किया हुआ है जिसकी हाइट दे रखी है h. A spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity u naught equals to u naught x cap. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो है कि ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। क्योंकि इन्होंने बोला ना स्पेरिकल बॉल, तो हमारे कान खड़े हो गए। स्पेरिकल बॉल रोल करते हुए आती है नीचे, लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो ये स्लिप करते हुए आएगी। तो नो रोलिंग मोशन इज टू बी कंसिडर्ड हियर। रोलिंग मोशन कंसिडर नहीं करना है, कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होना है। तो हमारे माइंड में इमीडिएटली आ रहा है कि यहां से यहां आने में जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा होगा। आपके माइंड में भी यही आया होगा ना कि हाफ एम यू नॉट स्क्वायर मस्ट बी mgh। तो यू नॉट निकालना हमारे एक सेकेंड का काम है। The ball leaves the slide with a velocity u naught and falls on the ground at a distance d. देखो, जब यहां से इसे लीव करके आगे चलेगा तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अगेन क्वाइट इजी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें याद आ रहा है √2h/g और रेंज का फॉर्मूला हमें याद आ रहा है वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डी भी बड़े आराम से निकलेगा। द बॉल हिट द ग्राउंड, इट बाउंसेस ऑफ विद द वेलोसिटी v। अच्छा, बाउंस करने के बाद की वेलोसिटी दे रखी है आपको v एंड रीच द मैक्सिमम हाइट। जो बाउंस करने के बाद की हाइट है वो हमें दे रखी है h1। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो नहीं होने वाली है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेटर टू फाइंड आउट दिस हाइट। इस हाइट को फाइंड करने के लिए हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन बेटर रोल प्ले करेगा। The acceleration due to gravity is g and the coefficient of restitution of ground is 1 by √3. Which of the following statements are correct? तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हमारा सारा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो चुका है कि इसमें क्या दिया है और क्या हमें करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लगाते हैं इस टेरेस के ऊपर जो स्लाइड है इसके मोशन के लिए। mgh इक्वल्स टू हाफ एम यू नॉट स्क्वायर के लिए। राइट, तो पहला स्टेप हमारा हो गया हाफ एम यू नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू mgh और ये हमारा आ गया यू नॉट इक्वल्स टू √2gh। इसकी डायरेक्शन को अगर आप देखो तो x डायरेक्शन हमें दिखाई गई है, तो वेक्टर नोटेशन में अगर आप इसे लिखोगे तो ये हमारा हो गया √2gh x कैप। ये हो गया। ये जिस हाइट से स्टार्ट कर रहा है मोशन वो 3h गिवन है, ये यू नॉट गिवन है और ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। राइट, इस प्रोजेक्टाइल को हम सॉल्व कर देते। इस प्रोजेक्टाइल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, t इक्वल्स टू 2h/g। डायरेक्ट फॉर्मूला है 2h के प्लेस में हमारा आ गया यस, कितना दे रखा है 3h। तो 3h/g विद इन स्क्वायर रूट, तो दिस इज √6h/g। मिल गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया जिसको हम रेंज कॉल करेंगे, ये हो गया हमारा √6h/g इंटू यू नॉट, क्योंकि स्पीड तो यू नॉट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। √2gh से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √12h टू √3h, ये हो गया t। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। राइट, अगर यहां पर हम इसकी वेलोसिटी देखें तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
टकराने से ठीक पहले, राइट, कितनी वेलोसिटी मान लेते हैं? चलिए टकराने से ठीक पहले वी नॉट मान लेते हैं। तो वी नॉट का एक्स कंपोनेंट यू नॉट के बराबर रहेगा, अंडर रूट 2GH के बराबर रहेगा। लेकिन अगर वी नॉट का वाई कंपोनेंट हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा? यहां से यहां आने में जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है ना, वो वो वर्टिकल वाली वेलोसिटी प्रोवाइड करने में खर्च हो रहा है। एक दूसरा, आप सीधा सीधा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी लगा सकते हो वर्टिकल मोशन के लिए। तो वी नॉट वाई इक्वल टू यू नॉट वाई स्क्वायर प्लस 2g और h की वैल्यू हो गई 3h। तो वी नॉट वाई इक्वल टू अंडर रूट 6gh। तो ये जो वी नॉट आ गई, वी नॉट वेक्टर नोटेशन में ये हो गया वी नॉट एक्स रूट 2GH एक्स कैप। अच्छा, यहां पर एक्सिस गिवन है, शायद ये जेड एक्सिस अपवर्ड है, तो नीचे की तरफ माइनस जेड हो गया, राइट, नीचे की तरफ माइनस जेड हो गया। तो दिस इज नॉट वाई कंपोनेंट, दिस इज जेड कंपोनेंट, राइट, दिस इज जेड कंपोनेंट। तो राइट डाउन दिस एज वी नॉट जेड, वी नॉट जेड, एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो माइनस साइन लगा देते हैं, रूट 6GH जेड कैप। ये हो गया टेन थीटा। अगर ये वाला एंगल आपको निकालना है थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू यस रूट 6GH अपॉन रूट 2GH इक्वल्स टू रूट 3, और ये वाला एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमें मिल गया, राइट। अब देखिए इसके बाद यहां पर ये कॉलिजन कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन है, और हमें इस मोशन को एनालाइज करना है। ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है? वी नॉट से आ रही है। इसके दो कंपोनेंट आपने कर लिए, ये वी नॉट एक्स और इसका नाम रखा हमने वी नॉट जेड। इसकी वैल्यू आपको दी है रूट 2GH और इसकी वैल्यू आपने निकाली है रूट 6GH। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, E इज 1/√3। तो E की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, E इक्वल्स टू 1/√3। अब जब कॉलिजन होगा तो किसी भी सरफेस के पैरेलल तो कॉलिजन कोई इफेक्ट करता नहीं है, राइट। ये अगर बॉडी आके इससे टकराएगी तो ये रिबाउंड करेगी, अगर ये इसके पैरेलल चलेगी तो कोई कॉलिजन नहीं है। तो पैरेलल में तो कोई चेंज आता नहीं है। तो अगर हम कॉलिजन के बाद का मोशन दिखाते हैं, ये कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी v, जो कि हमें निकालनी भी है क्वेश्चन में, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो तो सेम ही रहेगा v नॉट x के बराबर। इसका जो ये z कंपोनेंट होगा vz, ये कितना होगा? vz विल बी e टाइम्स v नॉट z। E कितना था? E दे रखा है 1/√3 और v नॉट z है 6GH, तो दिस इज रूट 2GH। ये अपवर्ड में है, अपवर्ड में z पॉजिटिव है, तो अगर v वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो v नॉट x दैट मीन्स रूट 2GH x कैप प्लस रूट 2GH z कैप। ये हमारा v नॉट v वेक्टर हो गया। अब ये रिबाउंड करेगा और रिबाउंड करने के बाद यहां से फिर ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा इस तरह से। ये वाला एंगल आप मान लीजिए, कितना मान लेते? चलिए फाई मान लेते। 10 फाई की वैल्यू कितनी होगी? यस 10 फाई कितना होगा भाई? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट मतलब यहां पर z कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। z कंपोनेंट रूट 2GH और x कंपोनेंट भी रूट 2GH। रूट 2GH अपॉन रूट 2GH और ये हो गया 1, तो फाई हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री। इतने में कोई डाउट? फाई कितना हो गया हमारा? 45 डिग्री हो गया फाई। अब जब फाई आपको मिल गया तो हम इसकी हाइट h1 निकाल सकते। h1 इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45
अपॉन 2g, v स्क्वायर कितना है 2gh, रूट 2gh इंटू रूट 2 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 45 इज 1/2 और 2g, ये रह गया। रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 और 4 कैंसिल आउट, g कैंसिल आउट, तो दिस इज h, तो h1 इज अगेन इक्वल टू h। तो जो हमारे इस प्रोजेक्टाइल की हाइट आ रही है ये भी h के बराबर आ रही है। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर और देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा था। जो पहला ऑप्शन है वो है u0 इक्वल टू रूट 2gh x कैप। देखिए u0 इक्वल टू रूट 2gh x कैप, a इज करेक्ट आंसर। बी की तरफ बढ़े, रूट 2gh x माइनस जेड, यस हमने वेलोसिटी निकाली थी, ये रही रूट 2gh कॉमन, x कैप प्लस जेड कैप, तो x कैप प्लस जेड कैप है जबकि गिवन x कैप माइनस जेड कैप है, तो यस बी वाला हमारा रॉन्ग हो गया, बी इज नॉट करेक्ट, ए हमारा करेक्ट हो गया। थीटा 60 डिग्री और हमने जो फाइंड किया वो भी कितना आया, यस 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, तो ये भी हमारा बड़े आराम से हम कह सकते करेक्ट ऑप्शन है। d अपॉन h1, d इज 2 रूट 3h, d इज 2 रूट 3h और हमने h फाइंड किया h1 h के बराबर है, तो d इक्वल टू 2 रूट 3, h इज सेम एज h1, सो d अपॉन h1 इज 2 रूट 3, d अपॉन h1 इज 2 रूट 3, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो a, c एंड d 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं और एक बी वाला रॉन्ग है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, क्या करना क्या था, बस यहां से यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के यू नॉट निकालना था, यहां से यहां हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सॉल्व करके सीधा एंगल थीटा फाइंड करना था और रेंज फाइंड करनी थी, और तीसरे पार्ट में कॉलिजन के हेल्प से वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हुए प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, राइट। तो एक आसान सा क्वेश्चन था जो 2023 पेपर 1। ये आईआईटी की ब्यूटी है कि आईआईटी कभी भी ना बिल्कुल डायरेक्ट सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को प्रेफर नहीं करती, राइट। तो अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये वर्क पावर एनर्जी इन्वॉल्व कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को भी इन्वॉल्व कर रहा है और ये कॉलिजन थ्योरी को भी इन्वॉल्व कर रहा है, राइट। तो तीन कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, और प्रोजेक्टाइल में भी देखें तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट भी इसमें निकालनी, राइट। तो इस तरह से जो मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ये आईआईटी एडवांस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही बस देखिए, अगर सिंगल इसमें से पूछा जाए, यहां से यहां स्पीड पूछते तो सारे आप कर लेते, यहां से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करते और पूछते कि कितनी रेंज है तो भी आप सारे सॉल्व कर लेते, दोनों को मिक्स करते तब भी तो सारे सॉल्व कर लेंगे या, राइट। क्योंकि बस हमें गिवन क्वेश्चन के पार्ट्स देखने हैं, अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड करते हुए बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो ये था 2023 पेपर 1 का एक क्वेश्चन। आगे बढ़े, देखें 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ a bob of mass 0.1 kg and a massless inextensible string of length 1 meter. It is suspended from a fixed point at a height 0.9 meter above the frictionless horizontal floor. Initially the bob of a pendulum is lying on the floor at rest. देखिए क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग कितनी लंबी है, स्ट्रिंग लंबी है 1 मीटर और जो सस्पेंशन पॉइंट है उसकी हाइट है 0.9 मीटर, तो स्ट्रिंग तो ढीली होगी, राइट। ये जो हाइट दे रखी है ये कितनी दे रखी है h, ये 0.9 मीटर दे रखी है, और स्ट्रिंग जो बॉब के लिए लगाई आपने वो कितनी दे रखी है सर, वो तो 1 मीटर है, तो फिर तो स्ट्रिंग ढीली होगी। यस, स्ट्रिंग इज नॉट टाइट। अगर ये आपका सस्पेंशन पॉइंट है तो स्ट्रिंग तो यहां ढीली है, ये बॉब लटका हुआ है, स्ट्रिंग तो ढीली है। स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन 1 मीटर, तो स्ट्रिंग लूज है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं लूज। इनिशियली द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज लाइंग ऑन द फ्लोर बिलो
अ हॉरिजेंटल इंपल्स, इंपल्स मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब इसको एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दी है आपने। डायरेक्शन आप लेफ्ट को दिखाइए या राइट को दिखाइए वो आपकी इच्छा, लेकिन आपने इसको वेलोसिटी दे दी, एक इंपल्स दे दिया है। कितना इंपल्स दे दिया है? यस, 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, और m इसका आपको दिया हुआ है 0.1 kg, राइट। आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस, यस बिल्कुल स्लाइड करेगा, स्ट्रिंग तो ढीली है, स्ट्रिंग इसे रोकेगी नहीं, स्लाइड करेगा। द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, ये भी बिल्कुल ट्रू है। कब स्ट्रिंग टाइट हो गई? ये हो गई स्ट्रिंग टाइट 1 मीटर, ये हो गई स्ट्रिंग टाइट। टाइट होते ही स्ट्रिंग में आएगी टेंशन, आने देंगे, और फिर इसके बाद थोड़ी ना आगे जा पाएगा। स्ट्रिंग टाइट हो गई तो ये तो यहां से इसे छोड़ के सर्कल में घूमने लगेगा, फिर तो यही रेडियस बन गई और ये सर्कल में घूमने लगेगा, यहां से तो ये ऊपर उठ के चला जाएगा सर्कल की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब, ध्यान देना, जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ की बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर। अभी स्ट्रिंग टाइट हुई है उससे ठीक पहले की बात कर रहे हैं। देखिए जब स्ट्रिंग टाइट होगी ना, एक जर्क लगेगा और ये यहां से इस वेलोसिटी से ऊपर की वेलोसिटी में चला जाएगा। लेकिन अगर ठीक पहले की बात करेंगे तो इसका लीनियर मोमेंटम वही रहेगा जो पहले से है, क्योंकि ये सरफेस हमारी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन यहां पर है नहीं है, तो इसका लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर यही रहने वाला है, जस्ट बिफोर यही रहने वाला है। और हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। अगर इसकी ये लाइन ऑफ मोशन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसी के बराबर हो गई ना ये, और ये किसके बराबर है? h के बराबर। तो r परपेंडिकुलर इज h, h कितना है? 0.9, और p कितना है? 0.2, 0.18। कितना हो गया भाई? केजी मीटर पर सेकेंड था और आपने मीटर से और मल्टीप्लाई कर लिया, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बताओ, लग रहा है आपको आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन? कुछ करना नहीं था, खत्म हो गया। ये वैल्यू ऑफ जे हमारी निकल गई 0.18, बस इतना ही था। सर एक पार्ट और भी तो है। हाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम भी है जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ, जब इसने इसे छोड़ दिया, राइट, जब तो मतलब ये वाली स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी v डैश, तब बात बनेगी। इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना है? p। ये एंगल मान लेते कितना है? थीटा। तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया? p cos थीटा। तो v डैश कितना हो जाएगा? v डैश कितना हो जाएगा? p cos थीटा अपॉन m हो जाएगा। p की वैल्यू थी 0.2, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड मास इज 0.1, ये उड़ा दो तो ये आ गया 0.9 इंटू 2, 1.8 मीटर पर सेकेंड। पूछिए काइनेटिक एनर्जी, तो भले ही घबराते घबराते आप निकालो, लेकिन आप इसकी वैल्यू निकाल देना, राइट। हाफ m की वैल्यू कितनी है सर? 0.1 है, और v डैश की वैल्यू कितनी है? 1.8 का स्क्वायर है। 1.8 स्क्वायर कितना हुआ? 3.24, अगर गलत नहीं है तो यही होगा ना, 3.24, 0.324 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.162 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इज 0.162 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी गई है वो हो गई 0.162 जूल। तो अगर 2 डेसिमल तक देना हो आंसर तो 0.16 हो गया, राइट। एक ही डेसिमल तक देना हो तो 0.2 हो गया। तो दिस वन इज द आंसर। तो आप देखिए, कहीं ऐसा लगा कि रियल में ये एक आईआईटी एडवांस मतलब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं फील हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंपल्स का हमें मालूम है, तो बड़े आराम से इसको हम निकाल सकते, राइट। यस,
आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज अगेन 2021 पेपर 2। इसमें क्या कह रहे हैं, one end of a horizontal uniform beam of weight W and length L is hinged on a vertical wall at point O, and its other end is supported by a light inextensible rope. The other end of the rope is fixed at point Q, K, at a height L above the hinge at point O. A block of weight alpha W is attached at the point P of the beam as shown in the figure. The rope can sustain a maximum tension of this one. Which of the following statements are correct? देखें भाई, इसका वेट तो W/2 डाउनवर्ड, सॉरी W एट L/2 इज डाउनवर्ड। ये अल्फा W तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ स्ट्रिंग में टेंशन भी आ गई। ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, L। ये वाली कितनी है, L। तो आइसोसेलेस हो गया, राइट एंगल भी है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर, 45। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये 45 डिग्री। यहां पर अब रिएक्शन फोर्स आना है, यहां पर अब क्या आना है, रिएक्शन फोर्स आना है। तो हम क्या मान लेते, दो रिएक्शन फोर्स मान लेते, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए। अब सबसे पहले हम करते हैं पैरेलल फोर्सेस से फोर्सेस को इक्वेट, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर और हॉरिजॉन्टल वाले राइट वाले लेफ्ट वाले के बराबर। तो अपवर्ड में हो गया RY प्लस टी का टी cos 45 या sin 45 जो भी आप लिखेंगे /√2 हो गया। और तो कोई नहीं है ऊपर वाली डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में है W अल्फा W। तो RY प्लस T/√2 इक्वल्स टू W1 प्लस अल्फा, इसको आप 1 कॉल कीजिए। हॉरिजॉन्टल वाले देखते हैं, राइट की तरफ RX, लेफ्ट की तरफ T sin 45, तो RX T/√2 हो गया। 1 2 3, 3 अननोन है भाई, इक्वेशन 2 है, काम बनेगा नहीं, तीसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं, मूवमेंट अबाउट O के अबाउट मूवमेंट। तो RX और RY तो एलिमिनेट हो गए। W इंटू L/2 प्लस अल्फा W इंटू L, क्लॉकवाइज हो गए, एंटी क्लॉकवाइज T sin 45 T/√2 और डिस्टेंस हो गई L। यहां से तो T और W डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं, राइट। तो इससे हमें क्या मिल गया, T/√2 इक्वल्स टू L कैंसिल आउट, W अल्फा प्लस 1/2। 3 इक्वेशन हो गई। अगर ये T/√2 यहां रखें तो RX की वैल्यू मिल गई यार, RX तो डायरेक्टली इसी के बराबर हो गया, और यही T/√2 यहां रखें तो RY भी मिलेगा। तो RY निकालते हैं W1 प्लस अल्फा, RY निकालते हैं W1 प्लस अल्फा माइनस T/√2, W अल्फा प्लस हाफ, W अल्फा प्लस हाफ, W अल्फा कैंसिल आउट, W माइनस W/2 इक्वल्स टू W/2। ये RY हो गया। RX आपके पास है, RY आपके पास है। The vertical component of reaction force at O does not depend on alpha. Yes, vertical component of reaction force O does not depend on alpha. It is only W/2. ये तो ट्रू हो गया। The horizontal component of reaction at O is equals to RX। कितना आया था, RX हमारा आया T/√2, और T/√2 कितना है, W अल्फा प्लस हाफ। RX कितना आया, T/√2, और ये कितना है, W अल्फा प्लस हाफ, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.5, W 0.5 प्लस हाफ W, अरे 0.5 plus half is 1. Yes, RX is W. So this one is also correct.
द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। देखिए T बाय रूट 2 W अल्फा प्लस हाफ, अल्फा इक्वल टू 0.5, तो T इक्वल टू W रूट 2। दिस वन इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। द रोप ब्रेक्स, तो मैक्सिमम टेंशन गिवन होगी। यस, द मैक्सिमम टेंशन ऑफ द रोप इज 2 रूट 2 W, राइट। T मैक्स 2 रूट 2 W, ये दे रखी है। T की वैल्यू हमारे पास है, T की वैल्यू हमारे पास है W रूट 2 अल्फा प्लस हाफ इज ग्रेटर देन T मैक्स। ब्रेक होने के लिए भाई जो स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है वो T मैक्स के बराबर या उससे बड़ी हो जाए तो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। W रूट 2 अल्फा प्लस हाफ इक्वल टू 2 रूट 2 W। कुछ कैंसिल होता है? यस, क्या कैंसिल होता है? W कैंसिल होता है, रूट 2 कैंसिल होता है, तो अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2, तो अल्फा इज 3/2, राइट। यस, अल्फा इज 3/2। ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, दोनों सिंबल लेके चलना चाहिए, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो डी इज आल्सो करेक्ट आंसर, राइट। तो देख लीजिए आपके सामने है, डिफिकल्ट नहीं है, राइट। बस अप्रोच ठीक होनी चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से करना आना चाहिए, तो फिर हमारी फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। फिर फिजिक्स हमारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं रहता है। वैसे भी हमेशा जो डिफिकल्ट माना जाता है वो एमसीक्यू मल्टी चॉइस ही माना जाता है, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, क्योंकि एक भी छूट गया तो गए, इसलिए एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। किसी ऑप्शन को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, सभी को अच्छे से चेक कीजिए, तो इजीली हम ये मार्क्स लूज नहीं करेंगे, राइट। यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्या था। 2021 में पेपर 1 में भी क्वेश्चन था। देखिए 21 का पेपर 2 का किया, पेपर 1 का भी किया, तो ऐसा नहीं है कि भाई पेपर 1 में आ गया तो पेपर 2 में नहीं आएगा। तो सेम टॉपिक के क्वेश्चन दोनों पेपर में भी रहते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे भी हो जाते हैं जो दोनों पेपर में ही नहीं मिलते, तो इसे आप पार्शियलिटी नहीं बोल सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। A particle of mass 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at a point minus L and minus h. L is 10 meter, h is 1 meter. The particle is accelerated at time t equals to 0 with a constant acceleration along the positive x direction. Its momentum and torque with respect to the origin in SI units are represented by L and tau. This positive x, y, z. Then which of the following statements is are correct? The particle arrives at point this, the torque, angular momentum. चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम निकालने 2021 के पेपर 1 में आया था। x माइनस एल और माइनस एच, और l दे रखा है 10 मीटर, h दे रखा है 1 मीटर। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें और पॉइंट की पोजीशन दिखा लें तो -10, -1, ये इनिशियल पोजीशन हो गई ए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए एक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोशन होना शुरू हो जाएगा। तो देखो क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट है पार्टिकल अराइव्स एट द पॉइंट एल। वाई में तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, वाई तो क्योंकि कोई वाई में मोशन ही नहीं है, मोशन इज ओनली एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होना ही नहीं है। ये -L से +L तक आ गया, कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। तो चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है। 2 सेकेंड का मोशन हमें देखना है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ux इक्वल्स टू 0, sx इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये 0 हो गया, हाफ ax 10 हो गया,
T2 का स्क्वायर हो गया कितना 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। तो यहां से 20 मीटर चलने के बाद भाई ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 10 कॉमा -1, राइट। तो अगर ये L है तो L कॉमा -H। भाई पहले -L -H है और अब L -H है, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। When the particle passes through L -H, then torque is, yes, देखें इस पॉइंट पर टॉर्क कितना होगा। यहां से पास हो रहा है, ए एक्सेलरेशन इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फोर्स बता सकते हैं? यस सर, क्यों नहीं बता पाएंगे, हमें सब मालूम है F इक्वल टू एम ए होता है, और हमें नहीं 9th क्लास के बच्चे को भी मालूम है फोर्स M इंटू एक्सेलरेशन होता है। M की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.2 और एक्सेलरेशन दिया है 10, तो हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं। M की वैल्यू 0.2 और एक्सेलरेशन 10, तो फोर्स हो गया हमारा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट h कोऑर्डिनेट। तो टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू R परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव से दिखाया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड, तो आउटवर्ड इज k कैप। तो F2 और R परपेंडिकुलर इज H इज 1, तो वेक्टर नोटेशन में 2k कैप। तो टॉर्क इज 2k कैप, टॉर्क इज 2k कैप, तो B इज आल्सो द करेक्ट। x इक्वल टू L, y इक्वल टू -H, एंगुलर मोमेंटम भी हमें निकालना है। एंगुलर मोमेंटम इज R क्रॉस P, राइट, और वी कैन से R परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम। ये रहा पार्टिकल L -H, मतलब 10 -1। एक्सेलरेशन आपको मालूम है AX, यहां से ये चला था AX t इक्वल टू 0 और यहां t इक्वल टू 2 सेकेंड, यही तो था। तो अगर हम वेलोसिटी निकालें, भाई जब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पहले वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। ux प्लस ax इंटू टी, 0 प्लस ax इज 10, t इज 2, तो vx इज 20 मीटर पर सेकेंड। मास गिवन था तो लीनियर मोमेंटम हम निकाल देते हैं m इंटू वी एक्स। 0.2 इंटू 20 मतलब ये हो गया 4 kg मीटर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम मिल गया। अब जब हमें लीनियर मोमेंटम मिल गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है h, इससे परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम L कितना हो गया 4 इंटू h, 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायरेक्शन के साथ देखें तो डायरेक्शन के साथ हो गया 4k कैप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड इज जेड एक्सिस k कैप। ये हमारा x है, ये y है, और आउटवर्ड इज जेड एक्सिस k कैप। तो 4k कैप इज एंगुलर मोमेंटम। यस, तो देखें दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो when the particle passes through x equals to 0 and y equals to -h, x equals to 0 and y equals to -h की बात कर रहे हैं। x equals to 0 and y equals to -h is here, 0, force F is mass into acceleration 2 न्यूटन, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज h, तो टॉर्क इज 2 इंटू h इज 1 2, और वेक्टर नोटेशन में हम देखेंगे तो 2 k कैप। कितना गिवन है? k कैप। तो दिस वन इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ए, बी एंड सी, राइट। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेशन कुछ लगना नहीं था, केवल बाय डेफिनेशन आपको एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क 2 चीजें निकालनी थी। हाँ, बीच में पहले स्टेप में एक सिंपल काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, राइट, जो कि क्लास 9th में हम सीख लेते हैं, राइट। यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। A particle of mass 1 kg is subjected to a force which depends on the position as, जरा ध्यान से देखना फोर्स, राइट, कितना दे रखा है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। माइनस के एक्स आई प्लस वाई जे आर हो गया, और जब भी फोर्स आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव साइन के साथ, तो मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला केस है। अगर इसके दोनों प्रोजेक्शन अलग अलग कर लें तो एफ एक्स आपका हो गया माइनस के एक्स और एफ वाई आपका हो गया माइनस के वाई। ये प्रोवाइड कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी हमें कह रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अगर किसी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे तो ए एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स आप लिख सकते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोऑर्डिनेट की बात आप कर सकते हैं। At t equals to 0, the particle position is, देखिए 1 by रूट टू आई कैप रूट टू जे कैप। तो अगर हम t इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 by रूट। एट t इक्वल टू 0 की अगर हम बात करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई, रूट टू। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। And its velocity x component minus root 2 vx naught minus root 2 vy naught root 2 vz भी दिया हुआ है, राइट। हालांकि z में यहां पर क्योंकि फोर्स हमारा नहीं है तो z में सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो हम उस z को कंसीडर नहीं कर रहे। Vx and Vy denote the x and y component of particle velocity. Ignore gravity. When z equals to this, find the value of this one. When z equals to 0.5, find x Vy minus y Vx. और z के मोशन को तो स्पेसिफाई नहीं किया गया, z में तो हमें वेलोसिटी भी नहीं दी गई है, z में हमें फोर्स भी नहीं दिया गया, बस ये z कंपोनेंट हमें मालूम है 2 by पाई। तो z इक्वल टू 0.5 का मतलब हम टाइम यहां से निकाल पाएंगे, राइट, क्योंकि vz आपको गिवन है 2 by पाई, vz आपको गिवन है 2 by पाई k कैप और z आपको गिवन है 0.5। भाई ये t इक्वल टू 0 पे है ना 2 by पाई, और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो हम उसे 0 ही मान लेते हैं, राइट। t इक्वल टू 0 में पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट यहां नहीं दिया है तो इसका मतलब 0 ही हो गया ना। x कोऑर्डिनेट मालूम है, y कोऑर्डिनेट मालूम है, तो z कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो हम लगाते हैं z इक्वल टू vz इंटू टी, तो 0.5 इक्वल टू 2 अपॉन पाई t, और t की वैल्यू हमारी हो गई 0.5 पाई बाई 2। 0.5 इज हाफ, तो पाई बाय 4 हम इसको लिख देते हैं। तो t की इस वैल्यू पर हमें निकालना है
एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की वैल्यू को। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स नॉट हमारा हो गया 1/√2 ए एक्स टी इक्वल टू 0 साइन पाई एक्स, ये बन गया। टी इक्वल टू 0 वाई हो गया √2 ए वाई साइन पाई वाई। अगर ये आपका x है, ये आपका y है, तो आप वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं, vy लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू ए एक्स है, x इक्वल टू ए एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स। इसको हमने किया डिफरेंशिएट डी एक्स अपॉन डी टी, और ये बन गया ए एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स, ये बन गया। Vx की वैल्यू आपको दी गई है -√2 t इक्वल टू 0। Vx की वैल्यू -√2 ए एक्स ओमेगा t इक्वल टू 0 कॉस 5x, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम भी y की बात करें तो y हमारा है ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस 5y। Vy is a y ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5y। Vy कितना है? Vy नॉट इज √2, Vy इज √2 ए वाई ओमेगा 0 रख दिया तो कॉस 5y। दो इक्वेशन थी, x में भी एक और इक्वेशन है ए एक्स साइन 5x इक्वल टू 1/√2 ए एक्स साइन 5x। और इधर भी था हमारा y में भी √2 इक्वल टू ए वाई साइन √2 इक्वल टू ए वाई साइन 5y। राइट। अब देखिए अगर ओमेगा हमारे पास हो तो इन इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जरा ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स आई। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, राइट। और k की वैल्यू आपको गिवन है 1 kg पर सेकेंड। तो k की वैल्यू आपके पास है और k आपका होता है m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। k की वैल्यू आपके पास 1 है, m की वैल्यू भी आपके पास 1 है, राइट। 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इससे आपको ओमेगा मिल गया 1 के बराबर। ओमेगा अगर हम 1 रख लेते हैं तो इन दोनों इक्वेशन से हम ए एक्स और 5x निकाल सकते, राइट। ओमेगा को 1 रख देते तो ये हो गया ए एक्स कॉस 5x इक्वल टू -√2 और ए एक्स साइन 5x 1/√2 स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, √2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1/2 तो 5/2। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, साइन हमारा प्लस का है, कॉस हमारा माइनस का है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होना चाहिए? सेकंड। 5x is in second quadrant, right? 5x is in a second quadrant, ये भी हमें पता लग गया। आप डिवाइड करेंगे, 10 5x is 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में -1/2 की वैल्यू है, 10 5x -1/2 हमारे पास है, 10 5x is -1/2। इसी तरह से अगर इन दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे, ओमेगा 1 रख देंगे तो ए वाई की वैल्यू आपको मिल गई √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर और ए वाई आपको मिल गया 2 के बराबर। और 5y हमें मिल गया, दोनों पॉजिटिव हैं
तो 5y हमें मिल गया 45 डिग्री के बराबर। तो 5y आपके पास है, ay आपके पास है, 5x आपके पास है, ax आपके पास है, राइट। vx और vy दोनों वैल्यू हमारे पास है और उन दोनों को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। तो लिखे x की वैल्यू, x इक्वल्स टू ax इज अंडर रूट 5/2, रूट 5/2 साइन ओमेगा इज 1 प्लस 5x। vx equals to ax is root 5/2, root 5/2 cos omega is 1 t plus 5x, y equals to ay sin omega t plus 5y। vy की भी वैल्यू लिखते हैं, vy इज ए वाई ओमेगा, ओमेगा 1 है तो ए वाई के ही बराबर रहने वाला है ये भी, 2 cos t प्लस 45 डिग्री। t की वैल्यू भी मालूम है, π/4, राइट, एट t इक्वल्स टू π/4। तो निकालना क्या है, पूछा क्या है, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये आपसे पूछा है। एक्स कितना हो गया, रूट 5/2 साइन π/4 प्लस 5x, वी वाई 2 cos π/4 45 प्लस 45, यार ये तो cos 90 हो गया, माइनस y 2 sin 90 is 1, vx रूट 5/2 cos π/4 प्लस 5x, ये हो गया। तो ये रह गया माइनस रूट 10 cos π/4 cos A cos B माइनस sin A sin B, ये हो गया। तो माइनस रूट 10 cos π/4 इज 1/√2। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, राइट, और हमारे पास वैल्यू है cos 5x की माइनस √2 अपॉन ax, या 10 5x अगर हमारे पास 1/2 है, देखिए ये 1 ये 2, तो ये हो गया √5, तो cos 5x सिंपली 2/√5 हमारा होने वाला है, राइट। तो cos 5x हमारा माइनस ऑफ 2/√5 होने वाला है, माइनस sin 5x तो प्लस का ही होने वाला है, 1/√5 कितना हो गया, रूट 10 कैंसिल आउट, माइनस माइनस हो गया प्लस 2, माइनस माइनस हो गया प्लस 3। तो एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 3। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूछा हुआ था, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया 3। 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट, यस अगेन 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, on a frictionless horizontal plane a bob of mass 0.1 kg is attached to a spring with natural length L0 equals to 0.1 meter। हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो रही है, नेचुरल लेंथ कितनी है L0, द स्प्रिंग कांस्टेंट K1,
व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल ग्रेटर देन, मतलब इसको अगर इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कितनी दे रखी है वैल्यू 0.009 न्यूटन पर मीटर। व्हेन L लेस देन L नॉट K2 इज दिस वन। और इसमें तो एक जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें इलोंगेशन के लिए और कंप्रेशन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। मींस जब ये अपनी नेचुरल लेंथ से इलोंगेट कराते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, और अगर आप इसे कंप्रेस कराते हैं इधर को तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका अलग हो गया 0.016 न्यूटन पर मीटर। Initially, the bob is released from L equals to 0.15. L equals to 0.15. Elongated है कि compressed है? Original length दे रखी है 0.1. 0.15 is greater. तो यहां से initially आपने इसे छोड़ा है t equals to 0 पर. Assume that Hooke's law remains valid, means simple harmonic motion आपको consider करना है. If the time period of full oscillation is this one, then the integer closest to n is. देखिए एक ऑसिलेशन कब पूरा होगा, पहले यहां से यहां तक आएगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है तो T1/4 का टाइम लगेगा बाई 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। फिर ये यहां से एक्सट्रीम तक जाएगा तो T2/4 इसको टाइम लगेगा, एंड देन ये रिटर्न करेगा T2/4 टाइम लगाएगा, और फिर ये T2 की जगह T1/4 लगाएगा। तो ये पूरा मिला के एक ऑसिलेशन का टाइम। तो टाइम T इक्वल्स टू दोनों को ऐड करेंगे तो T2/2 और दोनों को ऐड करेंगे तो T1। T1 होगा कितना और T2 होगा कितना? T1 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 और T2 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K2। ये तो कुछ है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, राइट? तो कितना हो गया टाइम पीरियड? T इक्वल्स टू 2 पाई में से पाई रह गया, अंडर रूट m अपॉन K1 आ गया, प्लस पाई रह गया, अंडर रूट m अपॉन K2 आ गया, पाई एज इट इज। देखिए m कितना गिवन है, मास इज 0.1 kg, K1 is 0.009, K2 is 0.016। तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, m is 0.1 और ये हो गया 0.009 प्लस पाई, m हो गया 0.1 और ये हो गया 0.016, 0.016, this cancel out 3 0, this cancel out 3 0, 10 upon 3 pi plus 10 upon 4 pi, ये रह गया। एलसीएम 12, 10 पाई कॉमन, 1 upon 3 1 upon 4, तो 4 upon 12 3 upon 12, 70 upon 12 पाई दे रखा है ना टाइम, तो n पाई, तो इसको आपको n पाई से इक्वेट करना है और n इक्वल्स टू 70 अपॉन 12। यस 12 पंजे 60, 12 6 72, तो 6 से तो जा नहीं रहे, लेकिन क्लोज बाई है, नियरली है, तो अगर इंटीजर वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी हो गई? 6 हो गई। 12 6 72, वेरी क्लोज टू दिस वन, तो करेक्ट आंसर इज n इक्वल्स टू 6, तो n इज 6, राइट? यस, तो ये थे क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए आईटी एडवांस में 18 से 24 के बीच में, बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम, राइट? तो होप बड़े अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यस, हमें मालूम है जब बोर्ड पे क्वेश्चन होते हैं तो वो इजी लगते हैं, और जब हम उन्हें सॉल्व करने लगते हैं तब हम फील करते हैं कि नहीं, उतने भी इजी नहीं है। द रीजन बीइंग बोर्ड पे टीचर करता है
और कॉपी में आप करते। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप भी उतनी आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे जितनी आसानी से बोर्ड पर होते। राइट, तो कहने का मीनिंग सिंपल सा है, IIT एडवांस मींस नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, बट यू शुड डू इट विथ पेशेंस। आपको करना चाहिए इसे पेशेंस के साथ, काम रहते हुए आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से सॉल्व करिए, कोई टेंशन वाला इशू नहीं है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। राइट, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो। राइट, होप सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के IIT एक्सप्रेस के सीरीज में। अब आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते। राइट, एंड यस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।